चलिए भाई, तो हम लोग कॉर्डेटा पढ़ रहे थे और कॉर्डेटा में हम लोगों ने कॉर्डेट्स के विशेष लक्षण और उसके सामान्य लक्षण हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग कुछ लिखने के लिए बोला था, क्या नहीं लिखना था? चलो एक ऐसे लाइन खींचो, या अभी लाइन मत खींचो, ऊपर लिखो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में तुलना। लिखो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में तुलना। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में तुलना। एक लाइन खींचो, एक तरफ लिखो नॉन कॉर्डेट, एक तरफ लिखो कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में तुलना, एक तरफ लिखो नॉन कॉर्डेट, एक तरफ लिखो कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में पहला पॉइंट लिखेंगे नोटोकॉर्ड अनुपस्थित। नोटोकॉर्ड अनुपस्थित पहली तुलना है। दूसरा अगला पॉइंट कॉर्डेट में लिखेंगे नोटोकॉर्ड उपस्थित। नोटोकॉर्ड उपस्थित। नोटोकॉर्ड उपस्थित। दूसरी तुलना आती है कि जो नॉन कॉर्डेट है उनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या जो तंत्रिका तंत्र है वो आधारीय सतह पर पाया जाता है, 2 की संख्या में होते हैं, जोड़े में होते हैं, जिन्हें नर्व कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड। और ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस। तो लिखो तंत्रिका तंत्र में 2 आधारीय तंत्रिका तंत्र में 2 आधारीय नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं जो ठोस। तंत्रिका तंत्र में 2 आधारीय नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। जो ठोस अवस्था में होते हैं। जो ठोस अवस्था में होते हैं। कॉर्डेट में लिखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय सतह पर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय सतह पर खोखली नर्व कॉर्ड के रूप में उपस्थित होता है। खोखली नर्व कॉर्ड के रूप में उपस्थित होता है तथा इसकी संख्या 1 पाई जाती है। तीसरा लिखो नॉन कॉर्डेट में ग्रसिका क्लोम अनुपस्थित, गिल स्लिट्स अनुपस्थित। तीसरा लिखो ग्रसिका क्लोम अनुपस्थित या गिल स्लिट्स अनुपस्थित। ग्रसिका क्लोम अनुपस्थित या गिल स्लिट्स अनुपस्थित। गिल स्लिट्स अनुपस्थित। और इसमें लिखो ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं। कॉर्डेट में लिखना ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं।
ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं। ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं। ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट नॉन कॉर्डेट में लिखना, इनका हृदय आधारीय होता है, सॉरी इनका हृदय पृष्ठीय होता है। नॉन कॉर्डेट में लिखना, इनका हृदय पृष्ठीय होता है। पृष्ठीय मतलब पीछे की तरफ पाया जाता है। इनका हृदय पृष्ठीय होता है। पृष्ठीय मतलब पिछली सतह पर। अगर शरीर ऐसा होगा तो ऊपर की सतह पर पाया जाएगा। हमारा हृदय आधारीय होता है, तो लिखो कॉर्डेट में, इनका हृदय आधारीय सतह पर स्थित होता है। इनका हृदय आधारीय होता है। कॉर्डेट में लिखेंगे, इनका हृदय आधारीय होता है। जैसे हम लोग का हृदय किधर होता है? सामने। स्टेथोस्कोप कहां लगाते हैं? सामने लगाते हैं, पीछे? पीछे क्यों लगाते हैं? कभी कभी तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप पीछे भी लगाता है ना, वो फेफड़े की आवाज सुनने के लिए। किसकी आवाज? क्योंकि हृदय की आवाज सामने से सुनी जाती है और फेफड़ों की आवाज पीछे से। तो हृदय सुनने के लिए कहां लगाएगा? सामने। और स्टेथोस्कोप पीछे लगाएगा, मतलब वो किसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है? फेफड़ों की। और यहां अगर लगाएगा तो किडनी आवाज करता है। किडनी आवाज करता है। यहां अगर लगाएगा तो आंत और अमाशय। ठीक है, आंत में क्या चल रहा है, अमाशय में क्या चल रहा है, उसकी ध्वनि सुनने के लिए। और यहां लगाया तो, यहां लगाया स्टेथोस्कोप तो किसकी ध्वनि सुनेगा? कि डब्बे में क्या खनखना रहा है, कुछ घुंघरू जैसा बजने का आवाज आ रहा है, तो वो चेक करता है कि अंदर जो डब्बा है खाली वाला, उसमें क्या। ऐसा नहीं होता है कभी अपन थोथा चना बाजे घना, सुना है ना? हाँ, तो जब खाली रहता है तो आवाज ज्यादा करता है। वैसा ही है, खाली दिमाग का व्यक्ति चिल्लाता बहुत है, और जिसका मस्तिष्क भरा रहता है वो शांत रहता है। ठीक है, एक बात मैं लोगों से कहता हूं, तुमसे भी कहूंगा, कभी भी किसी मूर्ख से बहस मत करना। बताया था ना पहले? नहीं बताया था? बताया था। जो पुराने बच्चे उनको मालूम है, ये कुछ नियम है जीवन के, वो नियम का अनुसरण करना चाहिए। बोलते ना कि माता पिता आपके पहले, मतलब माता पिता बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन माता पिता सब कुछ नहीं सिखाते। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो माता पिता छोड़ देते हैं कि ये बाद में सीख लेगा। जैसे माता पिता क्या सिखाते हैं? झूठ नहीं बोलना सिखाते हैं ना, झूठ नहीं बोलना। फिर भी बोलते हो तुम। झूठ बोल सकते हैं अगर उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, बोल सकते हैं। मंगल ग्रह चंद्रमा के बगल में है, मैं बोल दे रहा हूं मंगल ग्रह चंद्रमा के बगल में है, उससे तुम्हारा नुकसान हुआ क्या? तो झूठ ऐसा बोल सकते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत सिखा रहे हैं हम। आज के समय का यही ज्ञान है। कौन बोला गलत सिखा रहे हैं? ठीक है, झूठ बोल सकते हो जिससे किसी का नुकसान ना हो। बोलते ना घूस वूस नहीं लेनी चाहिए, लोगे कहां से? देनी भी नहीं चाहिए। हमारे पिताजी ने ही हमको पहली बार घूस देना सिखाया था। हमारे पिताजी ने ही पहली बार हमको, क्या हुआ जब 12वीं पास किए तो वो कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना होता है ना, तो वो निवास प्रमाण पत्र वगैरह सब मांगते हैं। तो उसको बनवाने गए तो उसने, मतलब कुछ थाने से भी कुछ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना था, चरित्र प्रमाण पत्र की। थाने में कहीं हमारा
FIR वगैरह तो नहीं। तो गए थाने में, तो जो पुलिस वाला था, भाई हम एकदम आदर्शवादी व्यक्ति, न घूस नहीं लेंगे न देंगे, और वो थाने वाला हवलदार दे ही नहीं रहा, कह रहा अरे कुछ दोगे? उनका क्या, अरे कुछ क्या सिखाया पढ़ा नहीं गया है? हमने कहा स्कूल में ये सब सिखाया जाता है? बोले अच्छा ठीक है 100 रुपया दे दो। तो पिताजी से हमने बोला, हमने कहा 100 रुपया मांग रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है दे दो। पिताजी ने दिया, हमने फिर उसको दिया। क्या करोगे? इसलिए कहता हूं मूर्ख से कभी बहस नहीं करते। क्यों? मूर्ख व्यक्ति पहले तुमको अपने स्तर पे ले आएगा। कहां लाएगा? अपने स्तर पे। और उस स्तर पे वो चैंपियन है, उस स्तर पे तुम उसको हरा नहीं पाओगे। तो इसलिए नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, बिकॉज फर्स्ट ही विल ब्रिंग यू टू हिज लेवल एंड देन ही विल बीट यू बाय हिज एक्सपीरियंस। क्योंकि उस लेवल पे उसको बड़ा अनुभव है ना। इसलिए देखते हो ना, कभी न्यूज वगैरह शाम को लगाओ तो 4-5 लोग आके एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। उसमें देखो है ना, अलग अलग पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का, एक कोई धर्म गुरु बिठा देते हैं, कोई पंडित जी बिठा देते हैं, एक मौलवी जी बिठा देते हैं, एक ऐसे बिठा के ना लड़ाई करवाते हैं। मूर्ख है, उसमें कभी आपको ना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दिखेगा। मूर्खों की लड़ाई है, सबका स्तर एक ही है, जाहिल। चलो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5वां लिखो। पोस्ट एनल टेल अनुपस्थित। याद है पोस्ट एनल टेल? पोस्ट एनल टेल अनुपस्थित। पोस्ट एनल टेल अनुपस्थित। कितने लक्षण हो गए? तो अगर तुलना पूछेगा तो इन्हीं 5 लक्षणों से पूछेगा। क्या पूछेगा? तुलना यदि पूछेगा तो इन्हीं 5 लक्षणों से पूछेगा। मिटा दे इसको। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखो। कॉर्डेटा को 3 उप फाइलम में बांटा गया है। कॉर्डेटा को 3 उप फाइलम में बांटा गया है। कॉर्डेटा को 3 उप फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन से उप फाइलम में भाई? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा को 3 उप फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी जूलॉजी की, सुबह 9 से 3, केवल जूलॉजी।
9 से 3 दो पिक्चरें चलेंगी, 9 से 12, 12 से 3 दो शो हैं। हाँ हाँ, तो ये बोल रहे ना, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। और अगला पॉइंट लिखो, वर्टिब्रेटा को यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं या यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा को यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा को यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा को यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालो प्रोटोकॉर्डेटा। पहली हेडिंग प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो का मतलब होता है पुराना, प्राथमिक। प्रोटो का मतलब पुराना, प्राथमिक, यानी ये सबसे पहले कॉर्डेटा है या सबसे पुराने कॉर्डेटा है, इसीलिए इनका नाम पड़ा प्रोटोकॉर्डेटा। तो लिख लो, ये सबसे पहले या सबसे पुराने कॉर्डेटा है। ये सबसे पहले एवं सबसे पुराने कॉर्डेटा है। ये सबसे पहले एवं सबसे पुराने कॉर्डेटा है। अगला पॉइंट, इनमें करोटी उपस्थित नहीं होती। इनमें करोटी उपस्थित नहीं होती। करोटी मतलब खोपड़ी। इनमें करोटी उपस्थित नहीं होती, इसलिए इन्हें एक रेनिएटा भी कहते हैं। इनमें करोटी उपस्थित नहीं होती, इसलिए इन्हें एक रेनिएटा भी कहते हैं। इन्हें एक रेनिएटा भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इनमें या इसमें दो सब फाइलम या दो उप फाइलम पाए जाते हैं। इनमें दो उप फाइलम पाए जाते हैं। पहली हेडिंग यूरोकॉर्डेटा। इसमें दो उप फाइलम पाए जाते हैं। पहली हेडिंग यूरोकॉर्डेटा। दो उप फाइलम पाए जाते हैं। पहली हेडिंग यूरोकॉर्डेटा। पहली हेडिंग यूरोकॉर्डेटा। लिखो, केवल समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। केवल समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। तो जो यूकॉर्डेटा में जंतु आते हैं वो केवल कहां पाए जाते हैं? समुद्री जल में। वैसे तो प्रोटोकॉर्डेटा वाले ही समुद्री जल में होते हैं, तो दोनों ही मिलेंगे, केवल समुद्री जल में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, असम्मिति पाई जाती है। असम्मिति, इनकी संरचना में कोई सम्मिति उपस्थित नहीं होती, असम्मिति पाई जाती है। देखने में ऐसे ही होते हैं, असम्मिति पाई जाती है। अगला पॉइंट, अगतिशील होते हैं। अगतिशील होते हैं। अगतिशील होते हैं एवं अपने आधार से, अगतिशील होते हैं एवं अपने आधार से, एवं अपने आधार से जुड़े हुए पाए जाते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, इनके शरीर पर सेल्यूलोज के समान,
इनके शरीर पर सेल्यूलोज के समान ट्यूनिसिन पदार्थ का आवरण, इनके शरीर पर सेल्यूलोज के समान ट्यूनिसिन पदार्थ का आवरण पाया जाता है। ट्यूनिसिन पदार्थ का आवरण पाया जाता है, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। कितने लक्षण लिखे? 3, 4 लिखे, एक और लिखना है, लिखो। इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में पूंछ में उपस्थित पाया जाता है। इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में पूंछ में उपस्थित पाया जाता है। इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में पूंछ में उपस्थित पाया जाता है। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में पूंछ में उपस्थित पाया जाता है। पूंछ में उपस्थित पाया जाता है, यानी लार्वा उपस्थित होता है, तभी तो लार्वा की पूंछ में होगा क्या? नोटोकॉर्ड। यानी पूरे जीवन में नोटोकॉर्ड केवल कब होता है? लार्वा अवस्था में और लार्वा की पूंछ में। लिखो, लार्वा का नाम क्या है भाई? हाँ, टैडपोल लार्वा। लार्वा है टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा सामान्य उदाहरण, हर्डमेनिया एसिडिया साल्पा डोलियोलम। हर्डमेनिया एसिडिया साल्पा डोलियोलम। हर्डमेनिया एसिडिया साल्पा डोलियोलम। ये 4 उदाहरण याद रखना जो आते हैं किसमें? यूरोकॉर्डेटा में, और यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। हाँ? डोलियोलम, डोलालम नहीं है, डोलियोलम। चलिए अगली हेडिंग, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा 2-3 पॉइंट और एक उदाहरण याद रखना है। सिफेलोकॉर्डेटा में पहला पॉइंट है कि ये भी केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। लिख लो, ये भी केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये भी केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये भी केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, शरीर चपटा मछली के समान। शरीर चपटा मछली के समान, कॉमा, गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के, इनमें स्थायी नोटोकॉर्ड आजीवन, इनमें स्थायी नोटोकॉर्ड आजीवन सिर से पूंछ तक उपस्थित पाया जाता है। इनमें स्थायी नोटोकॉर्ड आजीवन सिर से पूंछ तक उपस्थित पाया जाता है। सिर से पूंछ तक उपस्थित पाया जाता है।
इनका शरीर सर्जरी करने वाला ब्लेड आता है ना, उस सर्जिकल ब्लेड को लैंसलेट कहते हैं। तो इनका शरीर सर्जिकल ब्लेड जैसा दिखता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लैंसलेट। और दो और नाम है इनके, एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा। तो लिख लो, इनका शरीर सर्जिकल ब्लेड के समान दिखाई देता है। इनका शरीर सर्जिकल ब्लेड के समान दिखाई देता है। इनका शरीर सर्जिकल ब्लेड के समान दिखाई देता है। किसके समान? सर्जिकल ब्लेड के समान दिखाई देता है। इनका शरीर सर्जिकल ब्लेड के समान दिखाई देता है। इसलिए इन्हें लैंसलेट भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें लैंसलेट भी कहा जाता है। लैंसलेट कहते हैं सर्जिकल ब्लेड को, इसलिए इन्हें लैंसलेट भी कहा जाता है। अन्य नाम एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा। अन्य नाम एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा, याद रखना इसको। अगली हेडिंग डालेंगे वर्टिब्रेटा, या लिखो क्रेनिएटा। क्रेनिएटा। क्रेनिएटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें करोटी पाई जाती है। लिख लो, इनमें करोटी पाई जाती है। इनमें करोटी पाई जाती है। इनमें करोटी पाई जाती है। अगला पॉइंट, इन्हें वास्तविक कॉर्डेटा, इन्हें वास्तविक कॉर्डेटा माना जाता है। इन्हें वास्तविक कॉर्डेटा माना जाता है, इसलिए इन्हें यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। इन्हें वास्तविक कॉर्डेटा भी माना जाता है, इसलिए इन्हें यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। इन्हें वास्तविक कॉर्डेटा भी माना जाता है, इसलिए इन्हें यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। अगला पॉइंट, स्टार लगा के लिखना, इनकी भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड, इनकी भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इनकी भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, जो रूपांतरित होकर अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड, जो रूपांतरित होकर अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड, जो रूपांतरित होकर अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड में बदल जाता है। अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड में बदल जाता है, इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहा जाता है। इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहा जाता है। इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहा जाता है। वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहा जाता है, इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहा जाता है। ठीक है। अब मतलब एक बात समझ में आती है कि सभी कशेरुकी रज्जुकीय होते हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। यानी सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। लिख लो, सभी कशेरुकी रज्जुकीय होते हैं,
सभी कशेरुकी रज्जुकीय होते हैं, सभी कशेरुकी रज्जुकीय होते हैं, किंतु सभी रज्जुकीय कशेरुकी नहीं होते हैं। सभी कशेरुकी रज्जुकीय होते हैं, किंतु सभी रज्जुकीय कशेरुकी नहीं होते हैं। छोटी सी हेडिंग, कशेरुकी के सामान्य लक्षण। छोटी सी हेडिंग, कशेरुकी के सामान्य लक्षण। कशेरुकी के सामान्य लक्षण। भाई देखो, सामान्य लक्षण बहुत सारे हैं, हमें केवल 3 लिखना है, क्योंकि वही 3 पूछा जाएगा। तो बात ये समझ लो कि मैं जो स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं वो तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछेगा एग्जाम में वही। तो अगर कशेरुकी के सामान्य लक्षण पूछा, पहली बात अगर ये पूछ दिया कशेरुकी किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे जिनमें अस्थिल या उपास्थि का बना हुआ कशेरुक दंड पाया जाता है। अगर पूछा कि इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, तो 3 ही बात पूछेगा। एक, भाई हृदय कैसा होता है, दूसरा उत्सर्जन कैसा होता है, और तीसरा उपांग कैसे होते हैं, घुटना कैसा होता है, आंख कैसा होता है, कान कैसा होता है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। सामान्य लक्षण में तो वो भी आते हैं, लेकिन पूछेगा केवल 3। तो पहला लिखो, इनमें आधारीय पेशीय हृदय, इनमें आधारीय पेशीय हृदय, इनमें आधारीय पेशीय हृदय उपस्थित होता है, इनमें आधारीय पेशीय हृदय उपस्थित होता है, जिसमें 2, 3 या 4 कक्ष पाए जा सकते हैं। आधारीय पेशीय हृदय उपस्थित होता है, जिसमें 2, 3 या 4 कक्ष पाए जा सकते हैं, जिसमें 2, 3 या 4 कक्ष पाए जा सकते हैं, 2, 3 या 4 कक्ष पाए जा सकते हैं। पहला लक्षण। दूसरा लिखो, इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन, इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन, परासरण नियमन मतलब जल संतुलन, इनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए किडनी उपस्थित होती है। उत्सर्जन एवं परासरण नियमन के लिए किडनी उपस्थित होती है, किडनी उपस्थित होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा लिखो, तैरने और प्रचलन के लिए, तैरने और प्रचलन के लिए जोड़े में भुजाएं एवं पंख पाए जाते हैं। तैरने और प्रचलन के लिए जोड़े में भुजाएं एवं पंख पाए जाते हैं। तैरने वाले पंखों की बात हो रही है, एवं पंख पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, बस ये हो गया 3 सामान्य लक्षण। अब अगला पॉइंट लिखो कि जबड़े की उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी को 2 समूह में बांटा गया है। जबड़े की उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी को 2 समूह में बांटा गया है। जबड़े की उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी को 2 समूह में बांटा गया है। जबड़े की उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी को 2 समूह में बांटा गया है। नाम लिख लो, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा, और पहली हेडिंग डालो एग्नैथा। पहली हेडिंग एग्नैथा। लिखो, इन जंतुओं में जबड़ा उपस्थित नहीं होता,
इन जंतुओं में जबड़ा उपस्थित नहीं होता। इन जंतुओं में जबड़ा उपस्थित नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? जबड़ा। अगला पॉइंट, इस समूह के अधिकांश जीव विलुप्त हो गए हैं। इस समूह के अधिकांश जीव विलुप्त हो गए हैं। और जीवित जंतुओं का केवल एक समूह और जीवित जंतुओं का केवल एक समूह जीवित जंतुओं का केवल एक समूह पाया जाता है जिसे वर्ग साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। जीवित जंतुओं का केवल एक समूह पाया जाता है जिसे वर्ग साइक्लोस्टोम्स कहते हैं या साइक्लोस्टोमेटा, जिसे वर्ग साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। तो अगली हेडिंग डालो, क्लास साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा। ध्यान से सुनना, जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, साइक्लो का मतलब गोल और स्टोम का मतलब स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब छिद्र या ओपनिंग। तो इनका मुख द्वार जो है वो गोल रहता है और हमेशा खुला रहता है। इनका जबड़ा बंद नहीं होता। सोचो अगर मनुष्य ऐसे चले, कितनी विचित्र स्थिति होगी। अच्छा, हम लोग को सुनने में और सोचने में आश्चर्य लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बड़ी सामान्य बात होती, क्योंकि सबके साथ है। सब ऐसे ही बैठे होते क्लास में, फिर सब लोग सेल्फी ऐसे लेते हो। तो चेहरे का अधिकांश भाग इसी रूप में दिखता, सही बात। लेकिन फिर ये सामान्य होता।
क्या होता है? सामान्य, क्योंकि किसी का जबड़ा नहीं है, और जबड़ा है तो वो खुला हुआ है। जैसे आंख के जो छिद्र हैं वो भी तो वैसे ही है ना, खुले हुए। तो अजीब लगता है क्या आंख? नहीं लगता, तो वो भी अजीब नहीं लगता। कुछ लक्षण विलुप्त हो गए, वो विलुप्त नहीं होने थे मानव में। जैसे पूंछ, पूंछ का होना बहुत जरूरी था। लंगूर जैसी पूंछ होनी थी। किसके जैसी? अगर क्रमिक विकास में ऐसा हो जाए दोबारा से म्यूटेशन वगैरह कि लंगूर जैसी पूंछ दोबारा से आ जाए, भाई साहब तुम समझ नहीं रहे हो कितनी अच्छी, कितनी शानदार बात है। मेरे को बार बार कपड़ा उठा के पोंछना नहीं पड़ता, यहीं से वाइपर घूमता और पूरा जो बोर्ड है वो साफ हो जाता है ना। सही बात। तुम लोग, तुम्हारे लिए भी टेंशन नहीं रहता, बैग वैग ऐसे टांग के आते हो, तुम आगे आगे आ रहे हो और बैग तुम्हारा पीछे पीछे आ रहा है। पैंट में 2 चेन लगती, एक आगे एक पीछे। अभी तो बालों में डिजाइन होता है, हेयर डिजाइन होता है, कलर होता है, हाईलाइट होता है, उसका अलग ब्यूटी पार्लर होता है। यहां पूंछ का रंग रोगन किया जाता है, ऐसा बोर्ड लगा होता है ना। हाँ, टेढ़ी पूंछ सीधी की जाती। देखो ये बिजनेस आइडिया सोच लिया, कितना अच्छा होता। इवोल्यूशन गलत चीज है। तो ये देखोगे ना, ये एक उदाहरण है, नाम है लैम्प्रे या पेट्रोमाइजॉन, और इसका शरीर देखने में लंबा एक मछली के समान दिखाई देता है, जिसे ईल कहते हैं। ईल मछली, सांप के जैसी मछली होती है लंबी, तो ईल के जैसा इसका शरीर है। मुख द्वार हमेशा खुला होता है और मुख चूषक के समान होता है, सक्टोरियल माउथ। अंदर जो है हड्डी उपस्थित होती है, जिसमें अंदर की तरफ मुड़े हुए दांत पाए जाते हैं। और ये जीव परजीवी के रूप में पाया जाता है, बाह्य परजीवी के रूप में मछलियों के ऊपर पाया जाता है। ये बाह्य परजीवी के रूप में। एक नासा छिद्र 1 या 2 भी हो सकते हैं। नेत्र उपस्थित होते हैं। एक पूंछ पाई जाती है जो तैरने में मदद करती है, जिसे कॉर्डल फिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डल फिन। इनके शरीर पर एक पार्श्व रेखा पाई जाती है, जिसको नाम दिया है लेटरल लाइन। पार्श्व रेखा याद रखना, ये संवेदी अंग है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मछलियों को मालूम होता है कि पानी किस दिशा में बह रहा है, और मछलियां हमेशा पानी के बहाव की विपरीत दिशा में तैरती हैं। पता कैसे चलता है उनको? इसी की वजह से। ये जो लेटरल लाइन है, ये एक संवेदी अंग है जो ये बताता है कि पानी किस दिशा में बह रहा है, पानी का तापमान कैसा है, कम है, ज्यादा है, पानी में रसायन कैसे हैं, कहीं हानिकारक रसायन तो नहीं, और पानी में वैद्युत क्षेत्र तो उपस्थित नहीं, कहीं पानी में करंट वरेंट तो नहीं। जैसे ये सारा काम हमारे लिए कौन करता है? त्वचा। नहर में पानी बह रहा हो, ऐसे हाथ लगा के अपन चेक करते ना किधर से किधर बह रहा है, पता चलता है कि नहीं चलता? किसको नहीं पता चलता है? नितिन, तुमको नहीं पता चलता? चलता है। हाँ, तो अपन ने ऐसे हाथ नहर में डालो, पानी जिधर बह रहा होगा फील होगा कि किधर बह रहा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी त्वचा भी क्या है? संवेदी अंग है। पानी ठंडा है, गर्म है, पता चलेगा? चलेगा। बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में उंगली डालो, बिजली आ रही कि नहीं आ रही है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आओ करके देखते हैं। आओ। तो विद्युत क्षेत्र के लिए ये भी क्या है? संवेदनशील है। तो इनमें ये काम कौन करता है? इनमें ये काम करता है पार्श्व रेखा या लेटरल लाइन। आई बात समझ में? नहीं तो मछली को कौन सा कंपास लेके घूम रही है कि पानी कहां से कहां जा रहा है? उसके पास कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, तो
अभी लिखना नहीं है। ए, डायग्राम बना लिए? चलो बना लो, फिर लिखते हैं। कल एमपी की पहली लिस्ट आई है। एमपी की स्टेट काउंसलिंग का पहला अलॉटमेंट कल आया है। 624 है जनरल। पहली कट ऑफ जो लिस्ट है जनरल 624, मैं बता दे रहा हूं, मैंने उसको निकाला है। पहली काउंसलिंग का है ये, ऐसा मत समझना। नहीं, जनरल 625, ओबीसी 625, हाँ ओबीसी भी 600, दोनों 625। पहली कट ऑफ का जनरल 625 है, ओबीसी 625, ईडब्ल्यूएस 621, 4 नंबर। एससी का है 525 और एसटी का है 398। ये पहली काउंसलिंग लिस्ट है। पिछले साल से कितना परिवर्तन आया ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में, अरे धुन सुन लो ध्यान से, क्यों, थोड़ा सुन लो फिर अपन बात करेंगे। बहुत सी बात अपन कैमरे पे नहीं करेंगे बाद में। भोपाल का पिछले साल का जीएमसी भोपाल का जो कट ऑफ था पिछले साल का 624 था। जीएमसी भोपाल का पिछले साल का कट ऑफ 624 था, इस साल 668 है। 668, 668। और जो पिछले साल आखिरी मेडिकल कॉलेज जो उठा था, कौन सा उठा था भाई? दतिया और खंडवा, नहीं शिवपुरी उठा था। पिछले साल जो आखिरी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज उठा था। छिंदवाड़ा भी था, नहीं शहडोल दिख रहा है, सबसे कम नंबर उसी का दिख रहा है, शहडोल। अब वहां का नाम क्या है? शहडोल में एक ही मेडिकल कॉलेज है सरकारी। हाँ, शहडोल का 570 था पिछले साल, अभी 630 है। ज्यादा नहीं, बस 60 नंबर का फर्क है। अच्छा, यही बात मैं ऑनलाइन बोलता था जब काउंसलिंग से रिलेटेड, जब मैं कट ऑफ से रिलेटेड बोल दिया था 620 से नीचे नहीं आएगा। बहुत लोगों को बुरा लग गया, अरे कैसी बात कर रहे हो, पिछले साल 570 था, 50-60 नंबर बढ़ जाएगा। हमने कहा अभी देखो, इसका मैं आप लोगों को बता दूं, अगले साल ये कट ऑफ नीचे जाने वाला है। कितना जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन जो पेपर आएगा नीट के एग्जाम में, सबके तोते उड़ा देगा, है ना? क्या उड़ा देगा? तोते। ये बात इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब क्या है ना, वो दिख रहा है। यूपी पुलिस में पेपर हुआ, कट ऑफ नीचे जा रहा है भाई, पिछले साल से बहुत नीचे जा रहा है। नीट में, मतलब नीट समझ रहे हो ना कि सरकार की कितनी बेइज्जती हुई है इस एक एग्जाम पे। सबको नीट एग्जाम पता चल गया, सबको पता चल गया। जिसको कुछ नहीं मालूम था उसको भी पता चल गया, अच्छा नीट बन गया। लिखो, इस वर्ग के सभी जीव मछलियों एवं अन्य जीवों पर, इस वर्ग के सभी जीव मछलियों एवं अन्य जीवों पर बाह्य परजीवी के रूप में, मछलियों एवं अन्य जीवों पर
बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इस समूह के जीवों को जबड़ा विहीन मछलियां, इस समूह के जीवों को जबड़ा विहीन मछलियां कहा जाता है। इस समूह के जीवों को जबड़ा विहीन मछलियां कहा जाता है। इस समूह के जीवों को जबड़ा विहीन मछलियां कहा जाता है। इस समूह के जीवों को जबड़ा विहीन मछलियां कहा जाता है। अगला पॉइंट, इस समूह के जीवों को जबड़ा विहीन मछलियां कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये जलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं तथा इनका शरीर लंबा, तथा इनका शरीर लंबा ईल के समान, इनका शरीर लंबा ईल के समान, इनका शरीर लंबा ईल के समान पाया जाता है। इनका शरीर लंबा ईल के समान पाया जाता है। ईल मछली होती है। अगला पॉइंट, इनका मुख गोल, इनका मुख गोल एवं चूषक के समान होता है। इनका मुख गोल एवं चूषक के समान होता है, जिसपे स्पर्शक पाए जाते हैं। चूषक के समान होता है जिसपे स्पर्शक पाए जाते हैं। चूषक के समान होता है जिसपे स्पर्शक पाए जाते हैं। जिसपे स्पर्शक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इनमें एक या दो नासा छिद्र, इनमें एक या दो नासा छिद्र पाए जा सकते हैं। इनमें एक या दो नासा छिद्र पाए जा सकते हैं। एक या दो नासा छिद्र पाए जा सकते हैं। एक या दो नासा छिद्र पाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, एक या दो नासा छिद्र पाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इनमें ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं। इनमें ग्रसिका क्लोम मतलब गिल स्लिट्स। इनमें ग्रसिका क्लोम जोड़े में उपस्थित होते हैं, जिनकी संख्या 6 से 15 जोड़े हो सकती है। जिनकी संख्या 6 से 15 जोड़े हो सकती है। जिनकी संख्या 6 से 15 जोड़े हो सकती है। 6 से 15 जोड़े हो सकती है। अगला पॉइंट, इनमें तैरने के लिए कॉर्डल फिन, इनमें तैरने के लिए कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। इनमें तैरने के लिए कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। इनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। इनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। इनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट, इनकी करोटी और कशेरुक दंड, इनकी करोटी और कशेरुक दंड
करोटी और कशेरुक दंड उपास्थि का बना होता है। इनकी करोटी और कशेरुक दंड उपास्थि का बना होता है, यानी उपास्थि की बनी होती। अगला पॉइंट, कशेरुक दंड हो गया, गिल स्लिट्स हो गए। हाँ लिखो, इनमें पार्श्व रेखा उपस्थित होती है। इनमें पार्श्व रेखा उपस्थित होती है जो एक संवेदी अंग है। इनमें पार्श्व रेखा उपस्थित होती है जो एक संवेदी अंग है, जो एक संवेदी अंग है। अगला पॉइंट, इनमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। इनमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। ब्रैकेट में लिखना मछली के समान। बंद परिसंचरण है और किसके जैसा है? मछलियों के समान। इनमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। अगला पॉइंट, हाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण आ गया कि ये रहते खारे जल में हैं और जनन के लिए स्वच्छ जल की तरफ पलायन करते हैं। किधर पलायन करते हैं? स्वच्छ जल की तरफ। तो लिखो, ये खारे जल में पाए जाते हैं। ये खारे जल में पाए जाते हैं तथा जनन के लिए स्वच्छ जल, ये खारे जल में पाए जाते हैं तथा जनन के लिए स्वच्छ जल में पलायन करते हैं। स्वच्छ जल में पलायन करते हैं। तो जो खारे जल से स्वच्छ जल में पलायन करता है उस पलायन को क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस पलायन, यानी एनाड्रोमस माइग्रेशन। ब्रैकेट में लिखना एनाड्रोमस माइग्रेशन या एनाड्रोमस पलायन। एनाड्रोमस माइग्रेशन या एनाड्रोमस पलायन। कहां से कहां? खारे जल से स्वच्छ जल। एनाड्रोमस माइग्रेशन या एनाड्रोमस पलायन। कहां से कहां पलायन करते हैं? खारे जल से स्वच्छ जल। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा जब हम सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि कुछ जीव जल में अंडे देते हैं, और जल में जब अंडे देते हैं तो उस क्रिया को स्पॉनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉनिंग। इनमें भी पाई जाती है। ये समुद्र से नदियों में पलायन करते हैं और नदियों में अंडे देते हैं। स्पॉनिंग होता है, बाह्य निषेचन होता है, लार्वा बनता है। लार्वा स्वच्छ जल में बनता है और नदियों के साथ होते हुए जब तक लार्वा विकसित होकर वयस्क में बदलता है तब तक वो वापस समुद्र में आ जाता है। आई बात समझ में? ये समुद्र से नदियों में पलायन करके गई, नदियों में अंडे दिए, स्पॉनिंग हुआ, निषेचन हुआ, लार्वा बना। लार्वा का विकास जब तक चल रहा है वो नदियों में है, और नदियों के बाद जब लार्वा विकसित होता है कायांतरण से तो वापस आ जाता है कहाँ? समुद्र में। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट लिखना है कि ये नदियों में पलायन करके, ये नदियों में पलायन करके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये नदियों में पलायन करके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नदियों में पलायन करके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जहां स्पॉनिंग क्रिया, जहां स्पॉनिंग क्रिया से, जहां स्पॉनिंग, जहां स्पॉनिंग क्रिया से
अंडे देते हैं। स्पॉनिंग क्रिया से अंडे देते हैं। अगला पॉइंट, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है तथा लार्वा उपस्थित होता है। इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है तथा लार्वा उपस्थित होता है। कौन सा लार्वा होता है भाई? हाँ, पढ़े लिखे लोग, कौन सा? एमोसीट लार्वा। लार्वा उपस्थित होता है, लिख लो, एमोसीट लार्वा। लार्वा उपस्थित होता है, एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा। लिखो, कायांतरण के समय लार्वा विकसित होते होते, कायांतरण के समय लार्वा विकसित होते होते वापस, कायांतरण के समय लार्वा विकसित होते होते वापस समुद्र में पहुंच जाता है। कायांतरण के समय लार्वा विकसित होते होते वापस समुद्र में पहुंच जाता है। लिखो, सामान्य उदाहरण, सामान्य उदाहरण लैम्प्रे और मिक्जीन। सामान्य उदाहरण लैम्प्रे और मिक्जीन। मिक्जीन जिसे हैग फिश कहते हैं। हैग फिश का मतलब है चुड़ैल मछली। बताओ, मछली भी चुड़ैल होने लगी है? चलो, बन गया ये, आगे बढ़े। बातें नहीं, कल जो पहली काउंसलिंग हुई है उसमें अपने यहाँ के लगभग 12 बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ और उस 12 में 4 हिंदी मीडियम के। तो हिंदी मीडियम, अच्छा बात यह है कि जो टॉप रैंक वाले थे अपने यहाँ के, उन्होंने, अच्छा बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी रैंक ऊपर है लेकिन घर के बगल वाला कॉलेज ले लिया, बोले सर दूर नहीं जाना। जैसे अपना एक बच्चा था जो चाहता तो इंदौर ले लेता, लेकिन वो उसने अपने घर के पास वाला ही ले लिया कॉलेज। बोला सर इंदौर घर वाले इतना दूर जाने नहीं देंगे। हाँ, और बाकी बच्चों ने अपने यहाँ के जो 650 के ऊपर वाले थे, उन्होंने तो काउंसलिंग ही नहीं की, वो ऑल इंडिया से कॉलेज ले लिए। वो बढ़िया। वो अगला साल तुम लोगों का है। ये साल अंतिम, ये पूरी रात अंतिम नहीं है, पूरा साल अंतिम है ना, पूरा साल भारी है।
चलो, ये दोनों कहाँ रह गए भाई? आए नहीं, हलचल नहीं लिए। अच्छा, हमने कहा बारिश वारिश हो रही। टेस्ट वाले दिन कई लोग नहीं आ पाए थे कि बारिश हो रही थी। बारिश के कारण कौन कौन नहीं आ पाया था टेस्ट वाले दिन? शाबाश। लो भाई, नाम लिया, शैतान हाजिर। बाकी बहुत लंबी उम्र है। चलो भाई, कहां तक पहुंचे? आगे बढ़ते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा। क्यों, सुबह नींद नहीं खुली क्या? बाइक खराब हो गई थी? इतना लंबा चौड़ा शरीर ऐसे उठा के जॉन इब्राहिम जैसे चले आते हैं? सब खाना पीना व्यर्थ है। बन गई कि नहीं? बन गई। क्या हुआ था? तुम उसको क्लच वायर टूट गया था। क्लच वायर का सोल्यूशन नहीं, एक्सीलेटर वायर टूटता तो हम लोग क्या करते थे ना, हम एक्सीलेटर वायर टूटा तो हाथ में रुमाल बांधा, उसी के ऊपर एक्सीलेटर वायर बांध के पकड़ लिया। इमरजेंसी में करना पड़ता है ना। एक्सीलेटर वायर को उंगली, रुमाल बांधा, उसके ऊपर एक्सीलेटर वायर। सबसे खतरनाक तब लगता है जब चढ़ाई पे साइकिल चला रहे हो और चेन उतर जाए। एक होता है ना, साइकिल में कुत्ता फेल हो जाता है ना, होता है, मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम है कि साइकिल में कुत्ता नाम का एक पार्ट होता है, कुत्ता फेल हो गया है? कितने लोगों को मालूम है? जिनका जिनका फेल हुआ उनको मालूम है। नहीं मालूम? क्या बात कर रहे हो? अरे देखो, पैडल जो होता है, अपन पीछे घुमाते हैं तो फ्री घूमता है, लेकिन आगे घुमाते हैं तो उसमें फोर्स आता है। तो पीछे वाला जो गियर होता है ना, उसके अंदर एक लोहे का एक पार्ट लगा होता है, जो पीछे घुमाओ तो वो नीचे की तरफ दबा रहता है, लेकिन आगे घुमाओ तो वो ऊपर आ जाता है। उसको बोलते हैं कुत्ता। कभी कभी वो घिस जाता है तो बोलते हैं कुत्ता फेल हो गया। अब ऐसे में आप चला रहे हो साइकिल खूब तेज स्पीड में, कहीं पहुंचना है टाइम से, और कुत्ता फेल हो गया। अब उस कुत्ते को रोटी भी नहीं खिला सकते थे। तो ये बहुत छोटे लेवल की मतलब समस्याएं रहती हैं। कई बार साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में पैडल में तेल वेल नहीं डाला बहुत दिन से, बारिश हुई, धुल गया, फिर पैडल आवाज करता है ऐसे, और आवाज भी बड़ी खतरनाक करता है। ऐसे आवाज आती है, चोए चोए चोए। और एक ही साइड से आ रही होती, और ऐसे में तुमको लेट हो रहा हो, और मान लो दोनों पैडल से आवाज आने लगी, चोई 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 चोई। होता ना, साइकिल कितने लोगों ने चलाई, ये चीज होती ना बेटा, होता ना, अपन पैडल से आवाज आती है, होता है ऐसा। चेन से तो उतनी नहीं आती, लेकिन जब फोर्स लगाओ पैडल पे, ऐसा लगता है पैडल कराह रहा है, उसकी आत्मा बस निकलने ही वाली है। आगे आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ज्यादा हो रहा है? कौन बोला ज्यादा हो रहा है? कल एक बच्ची है 12th में, वो अपना दुखड़ा रो रही थी।
उसका दुखड़ा क्या था मैं बता रहा हूँ। उसका दुखड़ा था कि सर आजकल वो जिस रूट से आती है उस रूट पे बस बंद हो गई है, ऐसा रेट वगैरह कोई है क्या? बोले सर बस बड़ी दिक्कत आ रही है, ऑटो से आते हैं और ऑटो रोज पलटता है। बोले सर ऑटो वाले इतना बिठा लेते हैं लोगों को कि जो ऑटो चला रहा होता है अगर कोई पीछे से बैठा रहे वो देख के समझ नहीं पाएगा कौन चला रहा है। जो बीच में बैठा होता है वो पैसेंजर होता है और ऑटो चलाने वाला ऐसे बैठा होता है, वो बाहर लटक रहा होता है। होता है ना ऐसा। हमने कहा मान ले कभी चलाते चलाते इधर वाले ने धक्का दे दिया उसको और वो गिर गया। और मैंने भी देखा ऑटो वाले भाई साहब, ऐसा लगता है उनका ऑटो नहीं पुष्पक विमान है। जैसे पुष्पक विमान की खासियत थी कितने लोग को भी बिठा लो एक की जगह खाली रहती, वही ऑटो है। कितने भी बिठा लो कितनी जगह है? एक जगह है, बिठा लेंगे फिर कितनी है? एक है। ऑटो नहीं है वो, पुष्पक विमान। मैंने देखा आगे की सीट पे 5 लोग बैठे थे, आगे 5 लोग बैठते हैं, पीछे भी 5, उसके पीछे 4। ज्यादा लोग आगे बैठ जाएं तो ब्रेक नहीं लगेगा, पीछे ज्यादा लोग बैठ जाएं तो एक्सीलेटर लेगा तो ऑटो उठ जाएगा। बड़ी खतरनाक व्यवस्था है ये। लेकिन अब कितने लोग ऑटो से आते तुम लोग? अच्छा, मैं उस ऑटो में बैठ के देखा, एक ऑटो था जितनी जगह पे मैं बैठा था उतने में 4 लोग बैठाता है वो। हाँ, और मुझको ये भी पता चला है कि मोटे लोग को देखकर वो रोकते भी नहीं है। ये भी पता चला है, बोले मोटा आदमी 2 लोग की जगह घेरेगा, किराया कम मिलेगा, हटाओ इसको, जो पतला व्यक्ति बिठा। कई बार मुझको ही छोड़ दिया, मतलब नहीं, ऑटो में हम थोड़ा कम बैठते हैं। आखिरी बार 2013 में बैठे थे। हाँ, जब पतले थे। फिर ऑटो में अमाते ही नहीं है। एक आध बार कोशिश की है, लेकिन भाई अब लगता है ना बहुत कष्ट वाली व्यवस्था होती है ऑटो। क्या? हाँ? कौन से 2-3 उदाहरण? नहीं समझा मैं, क्या बोलना चाह रहा है? कौन उदाहरण दे रहा था? पवन सर उदाहरण दे रहे थे मेरा। बताओ तो जरा यार। हाँ बता तो। मैं जा रहा हूँ बस से। हाँ, आप कौन सा बैठ गए, उसके बगल में आप बैठ गए, कौन सा ऐसे बैठ गए। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बढ़ा रहे थे। हाँ हाँ, तो उसमें मैं ही उदाहरण था, लोन पेयर था मैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। गिनाए तो हमने कहा कोई भयंकर टाइप का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बात अलग है, ये सब। चलो, ग्नाइथोस्टोमेटा। टाइम हो गया, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे कि इस समूह के जीवों में जबड़ा उपस्थित होता है। इस समूह के जीवों में जबड़ा उपस्थित होता है। इस समूह के जीवों में जबड़ा उपस्थित होता है जो मुख द्वार के चारों तरफ पाया जाता है। जो मुख द्वार के चारों तरफ पाया जाता है। अगला पॉइंट, प्रचलन अंगों के आधार पर
प्रचलन अंगों के आधार पर इसे दो समूह में बांटा गया है। प्रचलन अंगों के आधार पर इसे दो समूह में बांटा गया है। पहला पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा। पहला पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा। पहली हेडिंग डालो पीसीज। देखो, इसमें वे जंतु आते हैं जिनमें तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। इसमें वे जंतु आते हैं जिनमें तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। इसमें वे जंतु आते हैं जिसमें तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। जैसे वास्तविक मछलियां। जैसे वास्तविक मछलियां। अगला पॉइंट, कंकाल तंत्र के आधार पर मछलियां दो प्रकार की होती हैं। कंकाल तंत्र के आधार पर मछलियां दो प्रकार की होती हैं। एक अस्थिल मछली। एक अस्थिल मछली जिसे बोनी फिश या टीलियोस्ट या ऑयस्टिकथीज भी कहा जाता है। दूसरा उपास्थिल मछली जिसे कार्टिलेजिनस इलाज्मोब्रैंकाई या कॉन्ड्रिक्टीज भी कहा जाता है। कार्टिलेजिनस इलाज्मोब्रैंकाई या कॉन्ड्रिक्टीज भी कहा जाता है। कॉन्ड्रिक्टीज भी कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है।